हम लोग बिहार पुलिस के लिए महा मैराथन देखने वाले हैं और इसके अंदर जो है पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी होगा, उसके बाद फिजिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगा। साइंस मैंने बहुत कम कराया हुआ था मैराथन इसके लिए, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको मैं और भी सारा क्वेश्चन साइंस का करा दूं। और अब जो मैं करा रहा हूं बिल्कुल आपको सटीक एंड आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इसको शुरू से अंत तक देखना और पैसेंस बनाए रखना और फिर यकीन मानना, आप जब एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे ना तो आपका लेवल जो है एक अलग ही होगा। और फिर आपको आगे भी तो निकलना है, आपको एक सीट लेना भी तो है, तो पैसेंस तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए ना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनली मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पैसेंस बना के रखना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा, देन फिर हम लोग जो हैं इसको मैराथन को ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर मैं कल जो है ज्ञान बिंदु सर का सब्जेक्ट वाला जो है साइंस का, वो आपको मैराथन भी करा दूंगा। अब इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि तुरंत जो है वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स को खोल दीजिए और फिर कमेंट कर दीजिए बिल्कुल धड़ाधड़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन को। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी को देखेंगे, दैन फिर हम लोग जो है फिजिक्स को देखेंगे एंड दैन फिर हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे। तो चलिए आपका स्कोर कितना होता है, टोटल 300 क्वेश्चन का मैराथन है, उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हैं आप हमें ये ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम के पार्ट बना हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने में कि बीसीजी का टीका जो है किस रोग से बचाता है। तो बीसीजी का जो टीका होता है ना, ये आपको 6 रोग जिसको तपेदी कहते हैं, ये इससे बचाता है। तो आपको कमेंट करना है कि जो 6 रोग है या फिर तपेदिक दिवस है ये कब मनाते हैं। आप कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना तपेदिक दिवस के लिए, 6 रोग दिवस के लिए, ये क्वेश्चन आया होता है एनटीपीसी में मेरे शिफ्ट में। चलिए टीकाकरण का जनक किनको माना जाता है। तो टीकाकरण का जो जनक है ये जो है किसको मानते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जैनर को मानते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो इसको कहते हैं राइबोसोम देखते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं और दूसरा कौन सा होता है, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते हैं और वो बहुत, एक तो राइबोसोम दिखते हैं और दूसरा जो है न्यूक्लियस दिखते हैं, तो ये बहुत ही अनडेवलप दिखते हैं। और बाकी यूकैरियोटिक के अंदर सारे के सारे जो इसके ऑर्गेनिल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं और अच्छी तरह से वो डेवलप भी होते हैं। चलिए अगला है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। तो ये होता है आपका अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, तो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ये होती है 46 होती हैं, जबकि अगर पेयर में पूछे तो वो 23 जोड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस के अंदर आया हुआ है। ठीक है, अगला है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है। तो ये होता है उत्परिवर्तन के कारण विविधता देखने को मिलता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका के अंदर जो है सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, यानी कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती, जबकि कोशिका भित्ति किसके अंदर होती है, पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो देखने को मिलता है ये जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव रक्त होता है। तो मानव रक्त के बारे में पूछा है कि ये क्या होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, ये क्या होता है। तो ये जो है हल्का सा बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षारीय होता है। इसके बाद इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यानी सबको दे सकता है। तो सबको देने की अगर बात बोले तो फिर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ओ। और ओ में भी कौन सा, तो ओ में आपका नेगेटिव, अगर ऑप्शन में नेगेटिव पॉजिटिव रहे तो ओ नेगेटिव को लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यानी ऑक्सीजन परिवहन कौन करता है, आपसे ऐसा पूछा है। तो ऑक्सीजन परिवहन करता है ये आरबीसी करता है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायवीय श्वसन क्या है। तो चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन उसको कहते हैं वायवीय श्वसन, जबकि अनुपस्थिति रहेगा तो उसको कहेंगे अवायवीय श्वसन। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो इसके अंदर जो है ग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफ़ेद रक्त में सफ़ेद रक्त कण होते हैं, यानी जो WBC है वो क्या करते हैं। तो WBC के बारे में पूछा है, तो ये जो है शरीर को संक्रमण से बचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जबकि RBC क्या करता है, तो वो जो है रक्त को परिवहन करने में मदद करता है।
अगला है मनुष्यों की सामान्य रक्त स्पंदन दर क्या होता है, यानी पल्स रेट क्या होता है। तो ये जो सामान्य पल्स रेट होता है वो होता है आपका 70 से 80 बीट पर मिनट होता है। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज के जो मैराथन देख रहे हैं इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई गलती देखने को नहीं मिलेगा, और बाय चांस अगर मैं गलती कर जाता हूँ तो फिर आप क्या करिए कि कमेंट करके हमें राइट बता दिया करिए, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी कर सकता हूँ गलतियाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल होना ये आप बचपन से पढ़ते आते हैं, तो ये होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो रक्त का दाब जो होता है वो किसके कारण होता है, ये रक्त का जो दाब होता है वो होता है आपका वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरएच कारक का नाम संबंधित है। तो आरएच फैक्टर का जो नाम संबंधित होता है ये आपका बंदर से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं। तो समुद्र में पाए जाते हैं एकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा जिस प्रक्रिया से अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है। तो अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन करता है उसको कहते हैं अंतःकोशिकता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण ये आपका प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो कौन है जो कि एनिलिडा में नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका एस्केरिस, जबकि केचुआ हो गया, जोक हो गया, ये बहुत कॉमन होते हैं। ये दो नाम बहुत कॉमन होते हैं। बिहार पुलिस के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है केचुआ किस वर्ग से संबंधित हैं, इसी तरह से पूछा जाता है। अगला है, त्वचीय श्वसन होता है। तो त्वचा से श्वसन कौन करते हैं। तो त्वचा से श्वसन जो है केचुआ करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा मैमल्स कौन सा है, यानी स्तनपाई कौन सा है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे बड़ा स्तनपाई हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर से। आहार नाल के किस भाग में अंतिम रूप से भोजन पचता है। तो ये आपको पता होगा ये कहाँ पे, तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 का। उसके बाद है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ा आकार जो है ये यकृत का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो केला के अंदर जो विटामिन पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन बी, सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत है। ठीक है, अच्छा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, विटामिन ए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है तो वो कौन सा अंग है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है आपका जिगर। ठीक है, जो कि पुनः विकसित हो सकता है। जिस तरह छिपकली का पूंछ कट जाने के बाद फिर से दोबारा निकल जाता है, उसी तरह से अगर ये डैमेज हो जाए, कट जाए, तो ये क्या हो जाता है, फिर से ये विकसित हो जाता है जिगर। अगला है, एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। तो एंजाइम टाइलिन जो है ये आपका लार के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लार ग्रंथि से निकलती है। अगला है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो प्रारंभ होती है कहाँ से, तो ये मुख से प्रारंभ होती है, जबकि ये ख़त्म कहाँ पे होती है, तो ये आपका छोटी आंत में ख़त्म होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लीपद अर्थात फील पाँव रोग निम्नलिखित के द्वारा होता है। तो फील पाँव रोग जो होता है ये होता है आपका वो चेरेरिया के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। तो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा नहीं है, तो ये जो टाइफाइड देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, टाइफाइड जिसके लिए क्या था, विडाल टेस्ट होता था। जैसे एड्स के लिए क्या होता है, एड्स के लिए आपका एलिसा टेस्ट होता है, उसी तरह टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, जो कि गंदे पानी को यूज करने से होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो ये आपका जो है मलेरिया हो जाएगा, आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु से आपका ये टाइफाइड भी होता है। 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए कि जीवाणु द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है, तो ये मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, जबकि आपका जो ये टाइफाइड है ये आपका जीवाणु से होता है। उसके बाद तपेदिक आपका जीवाणु से होता है। और एंथ्रेक्स के बारे में आप बताइएगा ये जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कोई सा भी सही नहीं होगा, बस आप जान लीजिए कि इससे कौन सा रोग होता है। चलिए अगला देखते हैं, काली खांसी को क्या कहा जाता है। तो जो काली खांसी है ना, इसको जो है पर्टुसिस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए जो है बायोप्सी करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। उसके बाद है, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में कौन सही है। तो चलिए इसकी श्रृंखला को देखते हैं। तो पहले उत्पादक आते हैं, ये हो गया
ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, ये तीनों के तीनों जो है श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के अंदर आते हैं। उसके बाद है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था या किसको श्रेय जाता है, तो ये श्रेय जाता है किसको, तो रीटर को जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। तो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीज का विकास सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया हुआ था डार्विन ने। ये भी एनटीपीसी के अंदर अब पूछा गया था कि इस सिद्धांत के बारे में। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले थे, तो डायनासोर का जो विकास देखने को मिला था वो था आपका मेसोजोइक युग के अंदर। उसके बाद है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने किया हुआ है। वृक्कों की निस्यंदक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाए। उसके बाद है मानव में अमोनिया जो कि जहरीला होता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम जो है लीवर करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है। उसके बाद है मानव वृक्क पथरी, यानी पथरी जिसको कहते हैं, अच्छा नाम पूछा उसी का, यानी किडनी स्टोन जो पाया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, तो 45 का कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, यूरोक्रोम। उसके बाद है मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है, तो कौन सा अंग है, तो यह आपका छोटी आंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है, तो मूत्राशय और वृक्क को जोड़ने का काम करता है यूरेट्रस करता है, यानी मूत्रवाहिनी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है, तो ये मूत्राशय के नीचे मौजूद होती हैं। उसके बाद है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, तो उसने गार्डन पी का प्रयोग किया था, यानी मटर का प्रयोग किया था, मटर के पौधे का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्यान यानी गार्डन पी। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं, तो ये होते हैं जीन के अंदर। मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है, तो मानव शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7 से 7.8। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है, पूरा का पूरा आधा हिस्सा। बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, तो किनके द्वारा निर्धारित होता है, तो ये पिता के ऊपर, ये पिता से निर्धारित होता है। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, थायरॉक्सिन। अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, अगला है मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो कौन है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये जो आप यकृत देख रहे हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ये जो सुई लगाई जाती है ये होता है ऑक्सीटोसिन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, मतलब ये है कि आप मानिए कि आप जा रहे हैं शाम का टाइम है और आप जा रहे हैं रास्ते पे, और ऐसे मान लीजिए कि आप दूध लेने के लिए जा रहे हैं बगल पड़ोसी के यहाँ, और अचानक से रास्ते में क्या हो गया, एक बड़ा सा आपने देख लिया, सांप देख लिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, आगे में जैसे ही अचानक आप बड़ा सा सांप देख लेंगे तो आप जो है अपने आप को कैसे बैलेंस कीजिएगा, उस स्थिति में आप भागेंगे या फिर वहाँ पे खड़े होकर देखेंगे। उस दौरान जो है ना आपके शरीर को बैलेंस करने के लिए आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं, कौन सा हार्मोन कहते हैं, एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 का क्या हो जाएगा, 59 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्रवण कहाँ से होता है, तो इंसुलिन का स्रवण ये सिक्रीशन जो होता है ये आपका अग्नाशय से होता है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो ये है आपका अग्नाशय, इसी को पाचक ग्रंथि भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो ये कहाँ पे भंडारित होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, तो ये यकृत के अंदर स्टोर होता है। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज कहते हैं, तो ये कौन सा हार्मोन होता है, तो ये है आपका इंसुलिन की कमी के कारण। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो अलग से जो है इंसुलिन की सुई लेते हैं। सौरोलॉजी के अंदर क्या चीज़ का अध्ययन होता है, तो सौरोलॉजी के अंदर जो है छिपकली का अध्ययन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अच्छा, सांप का अध्ययन किस में होता है पता है? ऑफियोलॉजी में। अगला है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान के अंदर जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी के अंदर जो है जैव विविधता के बारे में स्टडी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है पौधों के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो पौधों के किस भाग से कॉफ़ी मिलता है? तो ये मिलता है कली से, जिसको बर्ड कहते हैं ना, बर्ड। तो उस बर्ड वाले पार्ट से, यानी कोड़ी कहते हो ना, तो उसी पार्ट से हमें मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल की खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? तो यह है आपका नील हरित शैवाल जो होते हैं, इसके द्वारा उसकी जो उर्वरता शक्ति है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। अगला है लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर ने क्या किया हुआ था? रेबीज के टीके का खोज किया था, इसी के लिए इनको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरू रज्जु कहाँ निकलती है? तो मेरू रज्जु जो निकलती है कहाँ पे? तो ये आपका मेडुला के अंदर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी राइट है। उसके बाद इनमें से कौन सी एक स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है? तो यानी जो कि अपने स्वेच्छा से नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, या फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कौन सा है यहाँ पे? तो दिल की धड़कन, क्या आप इसको अपनी स्वेच्छा से रोक सकते हैं? क्या नहीं रोक सकते हैं? तो ये जो है स्वैच्छिक कार्यवाही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का संग्रह जो होता है ये अग्र मस्तिष्क के अंदर होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? तो इसके बीच के स्थान को सिनैप्स कहते हैं, और जो स्थान है वो दरार, उसको सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? तो तेल प्राप्त होता है, आपको पता होगा, ये सूरजमुखी का पौधा जो आप देख रहे हैं, इससे प्राप्त होता है तेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। तो किसके अंदर जो है बहुविखंडन द्वारा जनन होता है? तो ये है आपका प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पौधे में डैश हार्मोन के संचरण के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो प्रकाश की ओर झुकने का कारण होता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन के कारण क्या होता है? पौधे जो है प्रकाश की तरफ, जिधर सूर्य की प्रकाश होता है उधर झुक जाते हैं। अगला देखते हैं, पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पौधों का नर प्रजनन अंग जो है, जहाँ भी पाव दिखे वहाँ पे आप समझ लीजिए वो पुरुष है, यानी पौधों में नर यानी पुरुष प्रजनन अंग हैं। तो देख सकते हैं आप, आंसर समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुंकेसर। ठीक है, पुमंग हो गया, पुंकेसर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पौधों में नर प्रजनन अंग होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो शैवाल किस पौधों के समूह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थैलोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टेरिडोफाइट क्या होते हैं? तो इसके अंदर क्या होते हैं? टेरिडोफाइट के अंदर की बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, यानी बीज नहीं होते हैं इसके अंदर में, टेरिडोफाइट में। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का गुण है तो कौन सा है? तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आवृतवेजी। अगला है, अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? तो इसका विनिमय जो है लैंगिक जनन के दौरान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो पुरुष के अंदर प्राथमिक यौन अंग होता है वृषण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है? तो जनन कोशिकाओं को मादा युग्मक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आ जाते हैं। तो किसके द्वारा बाहर आ जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका। अगला है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है? तो छोड़े गए श्वास के अंदर जो है नाइट्रोजन शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ पर होता है? तो पायरुविक का विघटन जो होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एक रिकॉर्ड होल्ड करता है, ये रिकॉर्ड क्या है? तो इसके बारे में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देती है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है आपका श्वसन। रासायनिक ऊर्जा को किस में? तो उष्मा ऊर्जा में ये क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है। अगला है, मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है? अनॉक्सी श्वसन होता है जहाँ पे बिना ऑक्सीजन का श्वसन हो। तो ये श्वसन कहाँ हो सकता है? तो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। डैश बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ईस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं शराब बनाने के लिए, जो वाइन बनता है उसके लिए ईस्ट का प्रयोग करते हैं।
मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो ये लिगामेंट से जुड़ी होती है, यानी अस्थि बंध से जुड़ी होती है। उसके बाद है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? तो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम, इसके अलावा फास्फोरस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक जो कि बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करते रहता है? तो ये इसको कहते हैं हृदय पेशी, जो कि आप सोए हो, जगे हो, दौड़ रहे हो, खा रहे हो, हंस रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमेशा क्या होते हैं, हृदय पेशी ऊतक जो होते हैं ये काम करते रहते हैं। उसके बाद है कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो पौधे को कठोर और मजबूत बनाने का जो काम होता है इसका कायमा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत बार पूछे जाते हैं चैप्टर में, यानी आपके एग्जाम के अंदर पेपर में, और जब पेपर में आते हैं तो दिमाग पूरा घूम जाता है क्योंकि ये कभी पढ़े ही नहीं होते हैं। अगला रक्त और हड्डियाँ डैश के उदाहरण हैं। तो रक्त और हड्डियाँ जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो यानी ये संयोजी ऊतक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो कौन है जो कि जटिल स्थायी ऊतक है? तो ये जो जाइलम है ना, तो ये जाइलम जटिल स्थायी ऊतक है। जाइलम के साथ साथ फ्लोएम भी जो होता है, जाइलम और फ्लोएम वो क्या है? तो एक जटिल स्थायी ऊतक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो वो है आपका विटामिन के की कमी के कारण। तो 97 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है, यानी मछली के लीवर में जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन जो है बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है? तो ये होता है आपका विटामिन डी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है सामान्य जुकाम के दौरान, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो सामान्य जुकाम यानी जो फीवर होता है उस दौरान जो है अब विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पेलाग्रा की कमी से कौन सा, पेलाग्रा डैश की कमी से होता है? तो कौन से विटामिन की कमी के कारण जो है पेलाग्रा रोग होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये होता है आपका नियासिन, यानी नियासिन की कमी के कारण क्या होता है? पेलाग्रा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आप जो हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स को, देन फिर हम लोग देखेंगे बायोलॉजी को, और बिल्कुल वैसे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना है। सो आप इस पूरे मैराथन में बने रहना लास्ट तक, और मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, आप बस ये इतना कर दो कि जो सब्सक्राइब बटन है ना वो आपके लिए, लाइक बटन आपके लिए, हमें सपोर्ट करते रहो, और मैं आपके लिए बिल्कुल अंत तक लगे रहूँगा। जब तक कि आपको एक सीट ना दिला दूँ तब तक मैं आपके लिए लगे रहूँगा। इसके बाद आपको मैं ज्ञान बिंदु सर का जो चैप्टर वाइज है वो करा दूंगा। दैन फिर जो भी आपकी सिलेक्शन के लिए बेटर होगा, सफिशिएंट रहेगा, बेस्ट रहेगा, मैं वो कराऊंगा। बस आप पैसेंस बनाए रखिए और विश्वास बनाए रखिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम पे भी आइए, फॉलो कर लीजिए, और वहाँ भी आपको अलग अलग तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे और कुछ मैं बता देता हूँ। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? तो ये तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और 1 नैनोमीटर होता है, क्या होता है? 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। और एक होता है 1 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो ये होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर होता है। इसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं 10⁻⁻3, तो ये होता है आपका 1 मिलीमीटर होता है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि है आपका एक एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम यानी एंगस्ट्रम को लिखते कैसे हैं? तो ये हो गया A⁻0, तो इसको कहते हैं 1 एंगस्ट्रम। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? बहुत बार पूछा जाता है, इतने बार की क्या ही बताऊँ। तो प्रकाश वर्ष जो होते हैं ना, ये आपका दूरी की इकाई होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रकाश वर्ष है मतलब लगता है समय का होगा। नहीं भैया, समय का मत मारना, अदरवाइज आपके साथ क्या हो जाएंगे? कांड हो जाएंगे। तो आप ऐसा काम करना भी नहीं। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल जो होते हैं ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अश्व शक्ति, ये शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील जो है नौ संचालन
के दौरान जो है इसको मेजर करते हैं, तो ये भी सही है। जबकि डॉप्सन जो है ये उष्मा की इकाई नहीं है, तो डॉप्सन किसकी इकाई है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए आगे चलते हैं। ओजोन परत के लेयर को मेजर करते हैं, चलिए मैंने बता दिया, बाकी आप कमेंट करिएगा। संवेग की इकाई क्या होती है? तो संवेग की इकाई की अगर मैं बात करूँ, अगर आप फार्मूला जानते होंगे तो इजीली लिख देंगे। संवेग मतलब होता है पी मतलब होता है ये पी बराबर होता है एम बी, यानी मोमेंटम बराबर ये पी बराबर क्या हो जाता है एम बी, ठीक है। तो देखिए एम फॉर मास होता है, वी फॉर वेलोसिटी होता है, तो मास को कहते हैं केजी और बी फॉर वेलोसिटी है तो इसको कहते हैं मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? अभी तुरंत मैंने आपको बताया हुआ था, सो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे एक नैनोमीटर भी है, एक एंगस्ट्रम भी है, एक पिकोमीटर भी है, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन जो है आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए तो आप आंसर कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर है। देन फिर यहाँ पे आपसे क्या है कि ए बराबर बी बराबर आर है, तो ए और बी के बीच एंगल कितना होगा? तो ए और बी के बीच जो एंगल होगा वो होगा आपका 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या है? तो 120 डिग्री यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है? तो इसका आंशिक अनुपात जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर या कम होता है उससे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। वेग समय की ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, तो वेग समय का जो ग्राफ क्या देता है हमें? तो ये हमें जो है त्वरण देता है। क्या देता है? त्वरण देता है। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो किसके समानुपाती होती है? तो ये जो है गिरने के समय का वर्ग का समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पे। उसके बाद है गति का दूसरा समीकरण डैश और डैश के बीच के संबंध देता है। तो गति का जो दूसरा समीकरण है ना वो क्या देता है? तो स्थिति और समय के बीच में क्या देता है? रिलेशन देता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड भी वेग से ऊपर की ओर जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है और यह h ऊंचाई के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, तो दूरी तथा विस्थापन का अनुपात यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो इसको परिभाषित करने का काम जो है गैलीलियो ने किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चिमटा, जिसको फायर टोंग्स कहते हैं, किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होता है? तो चिमटा जो होता है ये आपका जो है तृतीय प्रकार का उदाहरण होता है। तो आपको याद रखना है FLE, ठीक है, FLE, ठीक है। क्या हो जाएगा? FLE। जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं उसमें आपका जो है फल क्रम वो बीच में होते हैं, जो द्वितीय प्रकार के होते हैं उसमें लोड बीच में होते हैं, और जो तृतीय प्रकार के होते हैं उसमें प्रयास बीच में होते हैं, यानी एफर्ट बीच में होता है। और मैं आपको कहूँगा ना कि आप अगर किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, सिलेबस वाइज करते हैं, तो आप ना अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो एसके झा सर से पढ़ लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट। बाकी आपको जिनसे भी पसंद आया उनसे पढ़िए, बट आई थिंक मुझे उनसे बेटर लगता है, सो आपको पढ़ना चाहिए एक बार। चलिए अगला है, किसी पिंड का जड़त्व तो क्या होता है? तो किसी पिंड का जो जड़त्व तो होता है ना वो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है, जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जी का जो वैल्यू है ना इसका खोज जो है किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? तो उत्प्लावन बल जो है ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया जाता है और इन्होंने ही इसको एक्सप्लेन किया होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकरा कर वापस लौटता है और इसकी पुष्टि करता है? तो ये आप समझ गए होंगे कौन सा है। तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबकि यहाँ पे बात करूँ तो पहला जो नियम होता है ना ये आपका परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है, और दूसरा से क्या मिलता है? बल का सूत्र मिलता है। तीसरा जो है आपका, तीसरा में क्या कहता है? प्रतिक्रिया के इक्वल प्रतिक्रिया होती है, यही कहता है ना, यानी आप मुझे एक थप्पड़ मारो तो बदले में आपको भी लग जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कार के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो इसके ब्रेकिंग पैड में जो है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके द्वारा किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो बल की परिभाषा जो है
ये न्यूटन के पहला गति के नियम से दिया गया, अभी तुरंत मैंने बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर पानी में नाव खड़ा है और यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगी? तो नाव जो है तट से दूर चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। तो कौन है जो कि अकेले कभी नहीं होता है? तो ये जो बल है ना, ये अकेले कभी नहीं होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा के अंदर जो है ये आपका एक दिन मैराथन में भी मैंने बताया था। तो यांत्रिक ऊर्जा के अंदर जो है ये आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसको क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी बराबर क्या लिख देंगे? के बराबर लिख देंगे एम ई, यानी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी स्थिर रहने के कारण जो ऊर्जा क्रिएट होती है तो स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण होगी तो गतिज ऊर्जा। अगला, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो किसको? तो यह है आपका ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आपने पढ़ा होगा इस लॉ को। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है? तो इनमें से क्या हो जाता है? तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो ये आपका होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो कौन सी ऊर्जा है जो कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है? तो ये है आपका गतिज ऊर्जा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति यानी पी बराबर पूछ रहा है हमसे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी P बराबर होता है आपका W/T। ठीक है, और W बराबर क्या होता है? तो W बराबर होता है FS cos थीटा, FS cos थीटा। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। कहीं कहीं पे इसी को 3.6 × 10⁻⁴ कितना लिख देता है? 6 लिख दिया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला है तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने बाहों को पीछे की ओर क्यों झुकाता है? तो ये झुकाने के पीछे क्या रीज़न है? तो ताकि वो लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। यानी वो क्या करता है कि समय को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है? फोर्स कम लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाए। उसके बाद है जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो इसको क्या करते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को क्या करते हैं? तो इसको जो है बढ़ाते हैं। तो यानी ये बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम में जी का मान, तो जी का मान क्या होता है इसके बारे में पूछा है। तो जी का मान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार 8 न्यूटन है केवल। तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या होगा? तो ये भार क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका 2 न्यूटन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो अब हम लोग जो है नॉर्मली क्या करते हैं, भार कितना भार है? तो 10 kg 20 kg ऐसे बोल देते हैं, केजी में बोल देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत होते हैं। भार का ऐसा ही मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, और जो केजी हम लोग बकते रहते हैं वो द्रव्यमान होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब बोला है कि जी का वैल्यू क्या होता है? तो जी का वैल्यू होता है 6.67, ये लगभग वाला वैल्यू आएगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल कितना होगा? तो बल जो है बल 9 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रमा पर आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देती है? तो इसके पीछे क्या राज है? तो चंद्रमा पे आवाज़ सुनाई नहीं देने के पीछे कारण ये है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे हवा नहीं है, और ध्वनि बिना माध्यम के किसी न किसी माध्यम के वो चलेगा ही चलेगा, और वहाँ कोई माध्यम ही नहीं है, इस कारण आवाज़ सुनाई नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना है? तो यहाँ पे जो पलायन वेग है वो मैंने बताया हुआ था। तो पृथ्वी पे पलायन वेग है। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या है उसको भी देख लेते हैं।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी राइट है। उसके बाद है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। तो चंद्रमा की जो गति होती है वो जो है गुरुत्व बल के कारण होती है। उसके बाद है वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में से किसके ऊपर आधारित है। ये भी क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आधारित जो होती है ये किसके ऊपर, तो ये होती हैं अपकेंद्रन के ऊपर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि, तो रेल की जो पटरी झुकी होती है अनावश्यक अभिकेंद्री बल के लिए झुकी हुई होती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण होता है, तो लट्टू को घुमाना ये उदाहरण होता है केंद्राभिमुख बल का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, तो ये जो है कौन सा बल कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है, जो कि आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो ये दोनों किधर कार्य करते हैं ये हमसे पूछा है। तो ये जो है विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो होता है वो जो है पानी से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है। तो जो सापेक्ष घनत्व होता है ये पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है और इस परिघटना को क्या कहते हैं, तो इसको पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। निम्नलिखित में से दाब की विमा सूत्र क्या है, दाब का डायमेंशन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप जानते हैं फार्मूला लिखने के लिए तो फिर आप इसको भी लिख सकते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल बटा क्षेत्रफल जैसे ही लिखेंगे अब उसके बाद इसका फार्मूला को आप लिख दीजिए तो आप इसको शायद लिख पाएंगे सही तरीके से, ठीक है। चलिए अगला बल बराबर क्या होता है, एम ए होता है, जबकि क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। आप इसको अब लिखिए, ये मीटर स्क्वायर है, ये एम फॉर मास है, मास मतलब केजी हो गया इसका यूनिट। और उसके बाद ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और उसके बाद बटा ये मीटर स्क्वायर ही है यानी एल बोलेंगे इसको, और ये भी मीटर है, ठीक है। तो इसको सोल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित कौन सा नहीं है। तो आर्किमिडीज सिद्धांत के ऊपर जो है ये ओडोमीटर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं आर्किमिडीज सिद्धांत पे काम करते हैं। हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, लैक्टोमीटर, ये तीनों, जबकि ओडोमीटर, अच्छा ओडोमीटर क्या करता है ये हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ओडोमीटर का क्या काम है। चलिए आगे देखते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव में विद्युत का उत्पादन दाब के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कितने होते हैं। तो सेल्सियस में पूछा है तो जल का क्वथनांक कितना होता है, तो आपको पता है कितना होता है। तो चलिए यहाँ पे 100 डिग्री और हिमांक होते हैं 0 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कितना तापक्रम होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे यानी समान होगा यानी बराबर होगा। तो ये होता है आपका माइनस कितना, तो -40 डिग्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप कितना होता है। तो न्यूनतम संभव ताप जो होता है ये -273 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पानी का हिमांक कितना होता है, यानी जिस पे वो जमना स्टार्ट कर देता है। तो पानी का जो हिमांक होता है वो होता है आपका, अच्छा यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में नहीं दे रखा है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको फ़िलहाल तो आप इसको याद रख लीजिए बिकॉज कन्वर्ट करेंगे तो टाइम लगेगा। सो पानी का हिमांक जो होता है वो होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगला है लगभग किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, ऊन जो होते हैं ना वो उष्मा का कुचालक होता है, इसी कारण से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आणविक गति बंद होती है। तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है भाई परम शून्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है ब्लैक बॉडी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, तो ये सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर लेती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संघनन क्या होता है, तो संघनन जो है
वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है, यानी संघनन कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चलिए इसके कथन को देखते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद है 273 केल्विन क्या है? तो 273 केल्विन जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस स्केल पे ये कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पे ये जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, तो वो कौन सी विधि है? तो ये गति इसको कहते हैं विकिरण कहते हैं, जो कि सूर्य की जो किरणें पृथ्वी तक आती है विकिरण के माध्यम से आती है। उसके बाद है ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन से हैं? तो कपूर जो है ये ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। उसके बाद नैप्थलीन भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है, NaCl भी होता है। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ना, ये आपका सब्लिमेशन के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है? तो बर्फ का जो गलनांक बिंदु है वो है आपका 273 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो इसका मान जो होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है बाहरी तापमान के ऊपर और वायुमंडलीय आर्द्रता के ऊपर और साथ ही साथ वायु के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पानी का त्रिगुणक यानी ट्रिपल पॉइंट जिसको कहते हैं, तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो पानी का ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो होता है आपका 273.16 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है इंफ्रारेड किरणें क्या होती है? तो इंफ्रारेड किरणें जो होती है ये है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा डैश में कंपन करते हैं। तो ये जो है समानांतर कंपन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्तों में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। तो ये पराश्रव्य तरंगे होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है। तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं सुपरसोनिक के नाम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है, एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शिखर बनते हैं, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो ये कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर की बात करता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 133.33 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है। तो ध्वनि तरंगें 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो ये भी आपका न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे टोटल समय लेगी 10 सेकेंड का। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था प्लैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें घास का हरा रंग दिखाई देता है क्योंकि? तो यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देती है, इसी कारण से। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो रोमर ने जो है प्रकाश की गति को 1676 ईस्वी में मापा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो ये कर सकता है प्रिज्म। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखाई देता है ये किसका उदाहरण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रात के समय तारों का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। इसके बाद है, दर्पण, एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है? तो वो संबंध होता है R = 2F। आपने पढ़ा ही होगा क्लास 10। इसके बाद है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? तो ये होता है अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठों के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो उसको ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं उसको। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र आपको पता होगा क्या होता है। ये होता है आपका 1/v + 1/u बराबर क्या होता है 1/f। ठीक है, तो ये होता है आपका दर्पण का सूत्र। यहीं पे अगर लेंस का सूत्र पूछता तो प्लस की जगह माइनस करना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती है, इसी कारण से यहाँ पे आप ऑप्शन नहीं देख पा रहे होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये प्रतिबिंब जो है एफ और सी के बीच में बनता है, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र और एफ के यानी फोकस के बीच में बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है, तो इसकी फोकस लंबाई जो है पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेंटिस्ट जो होते हैं यानी दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये जो प्रतिबिंब निर्मित होता है ये आभासी होता है और बड़ा होता है, इसी कारण। दिष्ट धारा के मामले में क्या होते हैं, तो दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है, तो पृथ्वी की जो धारिता होती है वो अनंत होती है। इसके बाद है विद्युत धारा एक राशि है, तो विद्युत धारा कैसी राशि है, तो विद्युत धारा जो है ये अदिश राशि है। इसके बाद है कम्यूटेटर, जिसको कहते हैं दिक परिवर्तक यानी दिशा को परिवर्तन करने वाला। कम्यूटेटर का प्रयोग डैश की कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए किया जाता है, तो किस में किया जाता है, तो कम्यूटेटर का यूज जो किया जाता है ये किया जाता है एसी या डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों के अंदर किया जाता है, ठीक है। अगला है R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ना है तो इसके लिए जो इसका सही संबंध होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसको जो है डायरेक्टली जोड़ दीजिए तो ये आपका श्रेणी क्रम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। और अगर इसी को क्या कहता कि समांतर क्रम में जोड़ना है तो फिर वहाँ पे क्या करते 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऐसा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, यानी कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है विद्युत ऊर्जा का, तो ये होता है किलोवाट आवर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। विद्युत मोटर डैश के सिद्धांत पे कार्य करती है और यह डैश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करती है, तो विद्युत मोटर जो होती है ये आपका जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होती हैं, और जो विद्युत मोटर होती है आपका जो है विद्युत ऊर्जा को एक मिनट ये जो विद्युत मोटर होती है ये क्या करती हैं आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है राइट आंसर दिया हुआ है। दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में संयोजित हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है, तो ये एल्युमिनियम जो है ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक जो होता है ये होता है आपका वेबर, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई कौन सा आती है, वेबर। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग केमिस्ट्री के। अब आपको यहाँ पे इस कमेंट करना है कि आपने जो है टोटल फिजिक्स के अंदर कितना स्कोर किया हुआ है, और अगर आप 60 प्लस या 60 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं और आपका रिजल्ट बनना कंफर्म है। आप पैसेंस मत खोइएगा कि मेरा स्कोर बहुत कम है, इस बात को लेकर आप परेशान मत होइए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए, चाहे आप मैराथन करिए या जैसे भी करते हैं करते रहिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री को। पहला क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री का। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो ऊर्ध्वपातन कौन कर सकता है, तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा के अंदर दो अम्ल होते हैं, एक होता है SO2 और दूसरा होता है आपका NO2, तो ये दोनों के कारण क्या होता है अम्लीय वर्षा होती है, तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, तो अभी तक जो है टोटल 5 अवस्थाएं तय की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कमेंट करना है कि वो 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, आपको नाम जो है उसका कमेंट करना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखिएगा। अगला देखते हैं। यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। यदि अमोनिया क्या है, तो यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या है, तो कपूर जो है ठोस होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है, मिश्रण जो है वो समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण
प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया। तो किसके परिणाम स्वरूप खोजा गया? तो इसको खोजा गया था परमाणु में नाभिक के परिणाम स्वरूप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। एक संयोजकता जिसका होता है वो क्या होते हैं? सदैव धातु होते हैं। तो 7 का ए हो जाएगा। 1 हो, 2 हो या 3 हो, वो सदैव क्या होते हैं? धातु कहलाते हैं। अगला है, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होगी? चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता जो है हो जाएगी कितनी? तो ये हो जाएगी 7 दे रखा है इसमें। अब इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या इसमें ये क्या चीज़ गलती है, और है तो फिर सही क्या होगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का फार्मूला जब लिखते हैं आप तो ये लिखते हैं O3। तो इसके अंदर कितने परमाणु होते हैं? तो ये हो जाते हैं 3। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस अणु में केवल एक बंध होते हैं यानी सिंगल बॉन्ड होते हैं? तो ये होता है आपका CH4 के अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं। और ये किस ग्रुप के होते हैं? तो ये एल्केन ग्रुप के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगी आपका 37। क्यों? कि दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15 + 22 जो कि 37 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यतया परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में 2 चीज़ पाए जाते हैं, आपको पता है, P पाए जाते हैं प्लस में N पाए जाते हैं, जिसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। P + N बराबर द्रव्यमान संख्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे P और N पाए जाते हैं। तो P प्रोटॉन और N क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। तो 12 का यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, M कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसके अंदर जो है टोटल कितनी होती है? तो M के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 2n²। M जो है पहला सेल है, M क्या है? पहला सेल है, तो N की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 बराबर 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। उसके बाद है, किसी एक सेल में समायोजित किया जा सकने वाला इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र के ऊपर निर्भर करती है? अभी मैंने बताया, तो ये होता है आपका 2n²। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएँ होती है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर में, तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा गैस होगा? इनर्ट गैस होगा, जिसको नॉबल कहते हैं। तो और बाहरी इसके पास जो है 3 कक्षाएं भी है, 3 सेल हैं टोटल, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऐसा है आर्गन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधातुओं में आमतौर पर बाहरी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आमतौर पर इसके अंदर क्या होते हैं? 5, 6, 7 देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखना है। तो देखिए इसका जो यहाँ पे ये जो फ्लोरीन दे रखा है ना, तो ये हमारा यहाँ पे जो 9 लिखा हुआ है, ये इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखा है, इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है। तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इसका प्रोटॉन, उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो कन्फर्म हो गया, प्रोटीन यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब पूछा है हमसे क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है, तो दोनों को क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए, तो हमारा न्यूट्रॉन की भी संख्या मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट हो जाएगा। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, और संयोग से उतना ही न्यूट्रॉन भी है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो बना होता है, ये बना होता है आपका केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। ठीक है, उसके बाद है, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है H2O। ठीक है, तो ये हो गया 2 यानी 1:2। इसके बाद ये हो गया 16, इसको निकाल लीजिए तो 1:8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसके एक अणु में जो है 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइसोबार में यानी समबाहरिक में किसकी संख्या समान होती है? तो आइसोबार के अंदर जो है नाभिक की संख्या बराबर होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है राइट दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? तो चलिए पहले पानी का एक अणु तो लिख ले। तो पानी का एक अणु यानी पानी का फार्मूला लिखिए, इसको कहते हैं H2O। ठीक है, अब 5 अणु बोला है तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। अब इसका निकालना है हमें क्या? तो टोटल मास निकालना है। तो देखिए ये निकालेंगे कैसे? H2 यानी 1
हाइड्रोजन का 1 होता है मास, उसके बाद इसको 2 से गुना करिए, प्लस है 8 दूनी 16, ये 16 होता है। अब इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो सॉल्व करिए, 16 दू 18 पंचे 90 यूनिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाता है। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो यह हो जाता है टोटल 5 हो जाता है। कितना हो जाता है? टोटल 5 हो जाता है। कैसे भाई? तो यहाँ पे देखिए ये 2 1 2 2 2 4 और एक यहाँ पे 5 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो तत्व ए की संयोजकता कितनी है। तो तत्व ए की जो संयोजकता है वो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, ए का जो संयोजकता है वो दूसरा वाला जो तत्व है उसके साथ शेयर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 हो जाएगा इसकी संयोजकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्व एक्स चतु संयोजक है, यानी इसकी संयोजकता है जो वो 4 हैं, और तत्व वाई वो द्विसंयोजक है, यानी इसकी संयोजकता 2 है। इन दोनों तत्वों द्वारा बनाया यौगिक कौन सा होगा। तो इन दोनों के द्वारा जो यौगिक बनेगा वो कौन सा होगा, तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 2 और 4 कहाँ चला गया, तो वो कट जाते हैं। अगला देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से निम्न में से किसका उदाहरण होता है। तो ये उदाहरण हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन, एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना, तो ये CO बनता है। तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके एक बनता है, तो इसको संयोजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है बेंजीन के अंदर वो होती है 12 सिग्मा बॉन्ड होती है, और पाई बॉन्ड की संख्या 3 होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो किसका उदाहरण। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये जो है एल्युमिनियम होते हैं, जिसका कि इलेक्ट्रॉन ये क्या बैलेंसी की बात करें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर जो किया जाता है यह आपका सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। खाने का सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पिच ब्लेंड किससे संबंधित है। तो पिच ब्लेंड संबंधित है यूरेनियम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है नाभिकीय बल। उसके बाद है परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। तो कहाँ पे होती है, तो ये होती है आपका सूर्य के अंदर होती है परमाणु संलयन। उसके बाद है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, जिसको कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है डैश ने एटम बम का आविष्कार किया। तो एटम बम का आविष्कार जो है ये जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का काम करता है। तो मंदक का काम करता है ये भारी जल, जिसको क्या कहता है, D2O कहते हैं। D2O मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो गया। अगला है अल्फा बीटा तथा गामा किरणों की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम लगाना है। तो इसका अवरोही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये गामा बीटा उसके बाद अल्फा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पे पहला ही गलत है। बाकी आयोडीन 131 ये थायराइड का उपचार के लिए करते हैं। आयोडीन 32 ये आपका जो है श्वेत रक्त उपचार के लिए करते हैं। उसके बाद गोल्ड 198 ये रेटिना दोष का उपचार के लिए करते हैं। एटम बम का आविष्कार किसने किया। तो ये दोबारा से रिपीट हो गया। तो एटम बम ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये गैस कौन सा है, तो ये नाइट्रोजन होता है। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेटों में, लेज के पैकेटों में इसलिए नाइट्रोजन भरा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन, ये किसी से रिएक्शन ना तो करता है और ना ही किसी को करने देता है।
निम्नलिखित में से कौन एक कैटायन है? तो कैटायन की बात करूँ तो ये आपका अमोनियम है, ठीक है। अच्छा, अमोनियम की आप फार्मूला हमें लिख के यहाँ पे सेंड करिएगा। अमोनियम को सिंबल जो होता है वो क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका जो जूल्स का नियम है, ये गैस से संबंधित नहीं है, जबकि बाकी सारे के सारे जो हैं गैस से संबंधित है। चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम। और एवोगाड्रो संख्या क्या होती है ये भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद है निम्नलिखित स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच कितनी होती है? तो वो जो पीएच होती है ना वो 7 से कम होती है, यानी पाचन के दौरान जब जठर रस निकलती है तो वो एसिडिक होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, ये फिर से बेसिक हो जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो कौन है जो कि क्षारक नहीं है? तो ये आपका है C2H5OH, तो ये आपका क्षारक नहीं है। अगला है एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? तो उदासीनीकरण के अभिक्रिया के लिए अभिकारक जो होते हैं वो अम्ल और क्षार होते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है नींबू का रस, जिसके अंदर अम्ल पाया जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि अम्ल, ये जो नींबू का रस होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, मैंने मैराथन में बताया था। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए ये ऐसा है ना कि नींबू का रस बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर आपसे, तो फिर आप वहाँ पे नहीं कर पाते आंसर, तो बड़ा दुख होता है। तो आज के बाद आप अगर भूल जाएंगे तो फिर से हमें याद कर लीजिएगा। तो देखिए नींबू का रस का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 2.4 होता है। याद कैसे रखना है? तो देखिए अभी याद कराता हूँ। एक गाना आपने सुना होगा, नजरों न के करो लग जाइए अरे हुस्ना के चोटी में, एगो निमुआ 2-4 गो मिर्ची लटका हिला चोटी में, ठीक है। एगो निमुआ 2-4 गो मिर्ची, 2-4, ठीक है। और मैंने ये अभी आपको जो गाना सुनाया इसी को आप यूट्यूब पे सर्च करके आप ये 2 लाइन ना सुन लीजिए, और सुन लीजिएगा ना, अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, और फिर आप ये भूल के बताना कि आप अगर इसको भूल पा रहे हैं नींबू के रस का पीएच मान, तो मैं मान जाऊंगा कि आप सच में जो है विद्यार्थी के नाम पे दब्बा है। वैसे बोलने नहीं दूंगा आपको। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? तो कौन सा है जो कि अम्लीय प्रकृति का नहीं है? तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण यानी नमक और जल बनाते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो भिन्न है यानी सबसे अलग है यहाँ पे। तो ये है आपका Al2O3, ठीक है। ये दोनों की तरह काम करता है, उभयधर्मी की तरह काम करता है। चलिए अगला है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो ये एक्वारेजिया जो कहलाता है ये अनुपात होता है इसका 3:1 होता है। तो 51 की 3:1 नहीं कह रहा, ये 1:3 होता है। अच्छा ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा क्या ये सही है, क्योंकि मुझे जो अब तक ध्यान था वो 3:1 का रेशियो ध्यान था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं भी कंफर्म हो सकूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो राइट दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो ये क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है कि OH- आयन की सांद्रता बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है उभयधर्मी प्रकृति का कौन होता है? तो उभयधर्मी प्रकृति का जो है ये ZNO होता है, जिसको क्या कहते हैं, जस्ते का फूल इसको कहते हैं, ZNO को, जिंक ऑक्साइड है ये, ठीक है। इसके बाद है लैक्टिक एसिड डैश के, लैक्टिक एसिड के प्राकृतिक स्रोतों में कौन है? तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है दही के अंदर में लैक्टिक एसिड। अच्छा टमाटर के अंदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये कमेंट करिए, क्योंकि इससे जो स्याही से यानी शर्ट के ऊपर जो स्याही लग जाती है उसको छुड़ाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे मैच करना है कौन सा सुमेलित होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पे जो सिरका पाया जाता है ये पाया जाता है आपका सिरका के अंदर एसिटिक एसिड होता है। तो एक का हो जाएगा सी, जो कि पहला दूसरा दोनों में। और उसके बाद जो है टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके कथन के बारे में अगर बात करूँ तो इसमें जो है 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिनको क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट दिया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से बाह्यतम कोष कौन सा होता है? तो बाह्यतम कोष इसके लिए जो होता है ये होता है एल कोष, ठीक है। उसके बाद है एक्वारेजिया का संयोजन क्या होता है? तो एक्वारेजिया का संयोजन जो होता है इसके अंदर 2 एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं? तो एक तो इसमें HCl पाया जाता है और दूसरा इसमें क्या पाया जाता है? HNO3 पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं कंफर्म हो चुका हूँ, ये रेशियो जो होता है वो 3:1 ही होता है। और वहाँ पे क्या था कि इसका नाम जो है आगे पीछे कर दिया था, इसीलिए वहाँ पे रेशियो भी बदल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि तत्व जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ग्रुप का एक स्पेशल नाम होता है, वो नाम होता है हैलोजन ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम को चुनना है, तो विषम कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो विषम है कांच। क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं बाकी कांच के अलावा वो सारे के सारे जो हैं तत्व हैं, जबकि कांच जो है ये अलग हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन आघातवर्धनीय नहीं है? तो जो धातु नहीं होगा वो आघातवर्धनीय नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो 61 का बी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ग्रेफाइट जो है वो धातु नहीं है, अधातु में आते हैं। चलिए धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? तो धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो सामान्यतः क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। सातवां आवर्त के बारे में पूछा है, जो कि 32 तत्वों के साथ क्या है? ये अपूर्ण है। आपने पढ़ा होगा ऐसे पढ़ा होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, उसके बाद अधूरा, ऐसा पढ़ा है ना? तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। हैलोजन में गैस होता है, तो हैलोजन ग्रुप जो होते हैं उसके अंदर जो है टोटल 2 गैस होते हैं, एक तरल और 2 ठोस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो है टोटल कुल मिला के जो है 6 उपधातु पाए जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं मैंने इससे ज़्यादा भी पढ़े हैं, कम भी पढ़ा है। अब इसके अंदर 6 आंसर दे रखा है। रेडियोधर्मी तत्वों को डैश के रूप में डैश में रखा जाता है। तो रेडियोधर्मी तत्व जितने भी हैं उनको जो है एक्टिनाइड सीरीज के अंदर रखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन कौन सा है? तो ये पहला है, अधातु जो है धनायन बनाती है, ना ये ऋणायन बनाती है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ये पूछ रहा है कि कितने गैस हैं आवर्त में? केवल गैसें हैं, कितने गैसें हैं? तो ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है एक हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में केवल गैसें हैं, ठीक है। यानी पहला जो आवर्त है उसके अंदर क्या है? केवल गैस है, ओनली फॉर गैस है पहले आवर्त के अंदर। उसके बाद है सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है वो होता है SiO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन डैश के उदाहरण होते हैं। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन जो होते हैं वो हैलोजन ग्रुप के होते हैं, इसी के उदाहरण होते हैं। उसके बाद है रेफ्रिजरेशन में किसका उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेशन के अंदर जो है CFC का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैस जिसको नोबेल गैस कहते हैं। तो आयन विभव क्या होता है? तो इसका जो है आयन विभव एक अवधि में अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र पूछा है। तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा? CaPO4 होता है फॉस्फेट, ठीक है। तो CaPO4 और होल 2 हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फेट का जो बैलेंसी होता है वो आपका 3 होता है और कैल्शियम का 2 होता है। सो इस कारण क्या हो जाएगा? आपस में दोनों बैलेंसी शेयर कर लेगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो लगभग डबल होता है, इसके परमाणु संख्या का लगभग डबल होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होता है, ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं CaSO4 ½ H2O। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है आपका 3380 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से उपधातु नहीं है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये जो आपका सेलेनियम है ये आपका उपधातु नहीं है, बाकी आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी ये उपधातु दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? तो जंग लगने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं, लिथियम को काट सकते हैं। ये तीनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बायोगैस में मिथेन का परसेंटेज कितना होता है? तो बायोगैस के अंदर जो मिथेन का परसेंटेज होता है वो 60% होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मिथेन है,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है मार्स गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो इसका मीथेन होता है मार्स गैस का मुख्य घटक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद है प्राकृतिक गैस का मुख्य सर्व प्रमुख घटक कौन सा है, नेचुरल गैस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी आपका मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोगैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बायोगैस को अन्य नाम से इसको कहते हैं गोबर गैस। बायोगैस को ही क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैट्रोपा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है। तो इससे जो है बायोडीजल बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्केन को दर्शाता है। तो एल्केन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबकि जो डबल बॉन्ड होता है एल्कीन में होता है और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो एल्काइन में होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये पूछा है हमसे। तो ये होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है सिरके के अंदर में कौन सा अम्ल होता है। तो सिरका के अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। जब दूध खट्टा होता है तो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है। तो उसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। शीतल पेय में शामिल एसिड कौन सा है। तो जो शीतल पेय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो उसके अंदर जो है कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है C6 नहीं है, C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये है आपका लैक्टोज। ठीक है, रासायनिक सूत्र हो गया लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट दे रखा है। उसके बाद है वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहता है उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सीमेंट तथा जल के माध्यम से के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जलीकरण। यहाँ पे दे रखा है राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती हैं। तो वो कहलाती हैं दहन कहलाती हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो विषम यहाँ पे कौन सा है, तो जल जो है वो विषम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वायु, दूध, ये सारे के सारे मिश्रण होते हैं, जबकि जल जो है वो यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है। तो विद्युत का चालन कर सकता है ये है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये विद्युत का चालन कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो चलिए इसके कथनों को देखते हैं। तो नाभिक को धन आवेशित माना था रदरफोर्ड ने, तो ये आपका सही है। उसके बाद ये कह रहा है कि प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना भारी है। नहीं, ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा था। उसके बाद है सौर परिवार से तुलना की जा सकती हैं, तो ऐसा इन्होंने प्रूफ किया हुआ था, तो ये भी सही है। उसके बाद है थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। तो आयनिक यौगिक का गुण जो है उसमें क्या होते हैं, कम गलनांक और क्वथनांक नहीं होते हैं। उसका गलनांक भी उच्च होता है और क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। तो ये वाला गुण नहीं है। अगला है नाभिक में उपस्थित होता है। तो नाभिक में कौन उपस्थित होता है। तो नाभिक के अंदर जो है न्यूक्लियॉन्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स को क्या कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। उसके बाद है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है जो, तो इस तत्व के कितने सेल होंगे। तो इस तत्व के जो है टोटल 3 सेल होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अब आपको कमेंट करना है कि आपने इस मैराथन के अंदर सब्जेक्ट वाइज टोटल कितने स्कोर किया। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका स्कोर अगर 60 के आसपास आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है अपने बेसिक, यानी आपका बेसिक बहुत अच्छा है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं वो करिए। सब्जेक्ट वाइज करिए, मैराथन वाइज करिए, जैसे भी करते हैं आप सब्जेक्ट वाइज मैराथन करिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और फिर जो है एग्ज़ाम आपके पास है, हौसला बनाए रखना है, हौसला को कम नहीं करना है। अब ये नहीं कि अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उस चक्कर में सोचते सोचते हम सुबह शाम काट जाएं। ऐसा नहीं करना है आपको, बस फोकस करना है अपने पढ़ाई के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के ऊपर। तो चलिए, और अगर आप पूरा मैराथन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले मैराथन में। आप हमें कमेंट करिएगा कि अगला मैराथन में किस सब्जेक्ट का लेकर आऊँ और किन का लेके आऊँ। तो लव यू ऑल, और सपोर्ट करते रहिए, और मैं भी आपके लिए एक से एक वीडियो लेकर आता रहूँगा जो कि आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा।